नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल के बारे में। जी हां, हार्ट ह्यूमन बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो कि आपके ब्लड को भी प्योर करता है। आप कब तक जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, जो बॉडी ऑक्सीजन इनहेल करता है, हार्ट फिर कैसे ब्लड को प्योरीफाई करता है और आपको अपने दिल को कैसे तंदुरुस्त रखना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बेहतर पता है कि जब से वैक्सीन लोगों ने लिया है और उसके बाद कई सारे यंग लोग हार्ट अटैक से गुजर जा रहे हैं, तो आखिरकार बहुत तरह के सवाल उठने लगे हैं। किसी को ऐसी दिक्कत नहीं होती, जिम कर रहा होता है, दिखता तंदुरुस्त है, और उसके बाद वो क्यों गुजर जाता है, ऐसी क्या परेशानी होती है। तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं डॉक्टर संजीव गैरा, ऐसी शख्सियत जिन्होंने हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत पेशेंट्स को ट्रीट किया है, और यही वजह है कि आज फोर्टिस हॉस्पिटल में ये डायरेक्टर के पद पर तैनात है। तो गैरा साहब, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। पहला सवाल सीधा आपसे पूछना चाहूँगा, यंग दिखने वाले लोग, खेलने वाले लोग, वॉक करने वाले लोग, और कई बार हम देखते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, प्लेयर हैं, बॉडी फिट है, अचानक से गुजर जाते हैं। ऐसा क्या होता है, क्या प्रेशर होता है जो हार्ट उसको ले नहीं पाता, और हम ये देखते हैं कि लोग हट्ठे कट्ठे लोग, हेल्दी लोग अचानक से गुजर जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो पहले डिटेल में जाने से पहले आपको डेटा शेयर करता हूँ मैं। तो पिछले 4-5 साल में जो हिंदुस्तान में हम ट्रेंड देख रहे हैं हमारी इमरजेंसीज़ में, तो उसमें अराउंड 50% जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज हो रहे हैं। तो ऐसा ट्रेंड पहले नहीं था, पहले यंग हार्ट अटैक्स कम होते थे, बट अभी 4-5 साल 6 साल से हम लोगों को यंग हार्ट अटैक ज़्यादा मिल रहे हैं। और इवन विमेन भी सेम ही नंबर्स में आ रहे हैं, जैसे आदमी लोग आ रहे हैं वैसे ही वुमेन भी आ रहे हैं। कहा जाता था कि पहले हार्ट अटैक जो होता था मेल्स में कॉमन होता था, बट आज के डेट में मेल्स और फीमेल्स में दोनों कॉमन है। तो जैसा आप पूछ रहे थे कि भाई यंग हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, एक अच्छा खासा खेलता हुआ आदमी जो कल जिम जा रहा था या फुटबॉल खेल रहा था और सडनली वो कोलैप्स हो जाता है, डांस करते हुए लोग डांस करते हुए प्ले ग्राउंड में या किसी कोई भी शो करते हुए या जिम्नेजियम्स में जो हो गया उसको कोलैप्स। तो उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात कि जो हार्ट डिजीज़ है वो सडनली नहीं आ जाती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आज उसने एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली और एकदम से हार्ट डिजीज़ आ गई इसलिए कोलैप्स कर गया वो। तो हार्ट डिजीज़ जो है वो 4-5 साल, पिछले 6 साल 7 साल से वो पनपनी शुरू हो जाती है। उसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कोविड को हम ब्लेम देते हैं, वैक्सीन को ब्लेम देते हैं, बट कुछ यंग हार्ट अटैक्स उससे पहले भी हुए थे। तो आपने सुना होगा फेमस जो रंजीत एक्टर थे, वो साउथ इंडिया से जो थे, वो पहले ऐसी एक शो के दौरान कोलैप्स हो गए थे एंड ही वाज जस्ट 46 ईयर ओल्ड। तो बीमारियां पहले भी होती थी बट अब ज़्यादा हो रही हैं कोविड के बाद से। अब उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। साइलेंट हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है हिंदुस्तानियों में। हम इंडियंस में एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन 10 साल 15 साल पहले हार्ट की बीमारी आती है। और उसके क्या कारण है? उसके कारण है हमारी जीवन शैली, हमारी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है हमारी, हम लोगों को 10-15 साल बीमारी पहले होती है। हमारी आर्टरीज़ का साइज़ छोटा होता है, हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है जिसको एलडीएल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हमारी डाइट की प्रेफरेंसेस जो हैं वो मोर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती हैं, प्रोटीन्स कम होते हैं, फाइबर्स कम होते हैं, वेजिटेबल्स कम होती हैं। हमारा स्ट्रेस फैक्टर, जो स्ट्रेस लेवल है, बहुत हाई है। हमारा स्लीप रूटीन बहुत ख़राब हो चुका है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट्स, स्टेरॉइड्स के, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, तो इन सब चीज़ों का प्रचलन, स्मोकिंग स्पेशली आजकल विमेन में भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो रही है। तो यंगर जनरेशन स्मोकिंग की तरफ है, ड्रग एडिक्शंस हैं, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी जो डेफिशिएंसीज़ हैं विटामिन्स की, फाइबर्स की, ये सब चीज़ें मिला के साथ में जो हमें जेनेटिक्स मिली है। तो हमारे हिंदुस्तान कहिए आप या साउथ एशियन जो पॉपुलेशन है उसमें कहिए तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हाई कोलेस्ट्रॉल कॉमन है, इनएक्टिविटी होगी, ओबेसिटी, जो हम लोग खाते हैं, जो हमारी डाइट है उससे हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ता है। तो हमारा जो खाते हैं उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं तो पेट के आसपास बढ़ते हैं, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आप कुछ भी खाएंगे तो इंसुलिन जो सिक्रीट हो भी जाएगी वो काम नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो हिंदुस्तानियों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है और अब यंगर एज में ये सबसे कॉमनेस्ट देखी जा रही है, जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, लाइफस्टाइल। कहते हैं कि लाइफस्टाइल बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह है।
हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। उसमें डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कैंसर भी है, दिल की बीमारी भी है। और दिल की बीमारी इस कदर प्रचलित हो गई है कि अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फुटबॉल खेलने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं ये पूछना आपसे चाहूँगा कि ठीक है, लाइफस्टाइल में यंग लोगों में आप ऐसा क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने एक तो कहा कि स्मोकिंग की आदत बहुत ज़्यादा मेल फीमेल दोनों में बढ़ गई है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 6 साल पहले ज़्यादातर मेल हार्ट अटैक से सफ़र करते थे, फीमेल्स के केसेस बहुत कम आते थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आजकल बच्चों को हम सीधा पकड़ा दे रहे हैं कि तुम ये चिप्स खाओ, ये फलाना खाओ। क्या ये सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो एक फाउंडेशन बना देती हैं, और जिस वजह से उम्र से पहले ही हार्ट चोक होने लगता है, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट करने लगता है, बहुत सारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर हम कंपेयर करें 10 साल पहले या 15 साल पहले का ट्रेंड देखें और अब का ट्रेंड देखें, तो 10 साल पहले क्या क्या चीज़ें नहीं थी। इतना प्रोसेस फूड नहीं था, इनएक्टिविटी नहीं थी, कॉरपोरेट लाइफ कल्चर इतना नहीं था जो कॉरपोरेट कल्चर है। आज की डेट में कोविड के बाद से एक और काम शुरू हुआ जिसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो पहले आदमी ऑफिस जाता था तो थोड़ा चल लेता था, तो फिजिकल इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है, बैठने का काम हो गया है, आप होम से ही घर से सारा काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। ये ट्रेंड्स हैं, प्रोसेस फूड, पॉल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंपेटिटिव चीज़ लाइफस्टाइल हो गई है कि अब रश है एक तरफ, हमें कहाँ जाना है ना, आदमी को एक तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप बढ़े जा रहे हैं उसमें, आप ओवरनाइट काम कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको सोने का स्लीप आवर्स डिस्टर्ब हो गए, आप जो एक हार्मोनल बैलेंस ख़राब हो गया। तो एक कहा जाता था कि 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोना बहुत ज़रूरी है, बट एक तो स्लीप आवर्स कम हो गए हैं, पैटर्न चेंज हो गया स्लीप का, आप रात को काम कर रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, शुगर्स बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, आपका वजन बढ़ गया, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया। तो स्ट्रेस फैक्टर को रिलीव करने के लिए यूथ के पास क्या कॉमन चीज़ें हैं? कॉमन है स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर हार्ट डिजीज़ कर देती हैं। तो ये सारा जो हमने पैटर्न देखा है, ये लास्ट 10-12 साल में आपने देखा है, जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस फूड है, आप फ़ोन करते हैं आपको 10 मिनट में खाना मिल जाता है। तो रैपिडली जो एकदम से खाना जल्दी से फास्ट अवेलेबिलिटी होती है, तो आपको पता है वो कैसा जंक होता होगा। तो ये सारी चीज़ें सीधा हमें कहाँ ले जाती है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ। हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, वजन ज़्यादा, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ब्लॉकेजेस। चलिए, आपने बड़ा साफ तरीके से कहा, और मुझे लगता है हमारे दर्शक जो सुनेंगे आपको, निश्चित तौर पर वो बहुत लाभान्वित होंगे। और जिस चीज़ को वो ये मानते हैं कि वरदान है लाइफस्टाइल के लिए, तुरंत खाना मिलना, स्ट्रेस दूर करने के लिए तुरंत अमुक चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना, यकीन मानिए वो वरदान नहीं, आपके लिए अभिशाप है। क्योंकि वो अक्सर कहा जाता है कि 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, या तो आप फायदे के लिए जी लीजिए या कायदे से जी लीजिए। तो फायदे के लिए आपको तुरंत दिखता, तुरंत खाना मिल गया, तुरंत स्मोकिंग हुआ, स्ट्रेस रिलीव हो गया, पर यह कायदे की जिंदगी नहीं है। और कायदे की जिंदगी जीने के लिए क्या कुछ करना है वो सवाल हम करेंगे इनसे। पर हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। एकता जी हैं, सवाल पूछना चाह रही हैं। एकता जी, आपके क्या सवाल हैं? वेलकम, आपका स्वागत है TV9 के प्लेटफॉर्म पर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा ये पूछना है आपसे, जैसे आप कह रहे हैं मिडिल एज, आजकल जो जनरेशन है हमारी, इसमें आप वेट आप कह रहे हैं पॉट बेली पे पेट पे आ जाता है लोगों का, एंड उसकी वजह से ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो अगर सपोज ये वेट आ जाता है, या किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या इवन दे आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उनके लिए उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में? सबसे इंपॉर्टेंट, अपने वेट के बारे में खबर रखिए। तो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो हमेशा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 23 से 25 या 23 से 26 के बीच में होना चाहिए। और जो आपका पेट पे वज़न खाली बढ़ने की बात है, ओवरऑल वज़न बढ़ने की बात है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर है कि अपना वेट कंट्रोल में रखना है, उसके लिए एक्सरसाइज करनी है आपने। तो डेली अगर आप 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, या 150 मिनट एवरी वीक भी करते हैं आप एक्सरसाइज, साथ में अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम कर देते हैं, स्वीट्स हटा देते हैं, प्रोसेस्ड फूड हटा देते हैं, शुगर्स हटा देते हैं, तो आपका धीरे धीरे पेट से वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अर्ली डिनर कर लेते हैं, आजकल ट्रेंड है लेट डिनर्स का, लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं, सोशल ट्रेंड जो है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हमारा वज़न बढ़ता है। और फिर हमारी जो फूड हैबिट्स हैं,
हमारी डाइट में जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, फ्रूट्स कम है, फाइबर्स कम है, वेजिटेबल्स कम है, तो उसकी वजह से शुगर बहुत जल्दी रेपिडली एब्जॉर्ब होता है, फिर इंसुलिन एकदम से सिक्रीट हो जाती है, फिर इंसुलिन खत्म हो जाती है, फिर डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जीवन शैली रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट है चलना शुरू कीजिए, 30 से 40 मिनट, 45 मिनट कभी भी चलिए पूरे दिन में, जब टाइम मिले आपको चलिए। और 6 से 7 दिन में आप अगर 5 दिन में भी कर लेते हैं ये 50 मिनट की या 150 मिनट की एक्सरसाइज, तो आपके अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देगी। वज़न कम होगा, उससे बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। चलिए, और हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ रहे हैं, अभिजीत चैटर्जी। अभिजीत चैटर्जी, स्वागत है, आप सवाल करिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब खुद हैं, आपको बताएंगे अपने दिल का हाल कैसे रखना है, कैसे बेहतर रखना है। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत है और डॉक्टर साहब एक छोटा सा चीज आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आज के डेट में जनरली पीपल हैव ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होता है लोगों को, और उसके साथ में जैसे सडनली, जैसे आप बता रहे थे कि डांस करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए जिम में एकदम से सडनली हार्ट अटैक आ जाता है और फिर आदमी वहां पे चला जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू टू मतलब फंडामेंटली या प्राथमिक हम किसी तरीके से उसको अवॉइड कर सकें, या उस चीज को हम करना चाहिए, या औपचारिकता पे मतलब थोड़ा सा ध्यान दे के हम उसको किसी तरीके से लेट कर दे या डिले कर दे टिल द टाइम दैट वी कैन गो टू द हॉस्पिटल। एनी फंडामेंटल मेजर्स दैट कुड बी टेकन एट दैट पॉइंट। एग्जैक्टली, हाँ, बस क्या इमीडिएटली लोगों के पास होना चाहिए कि उसको महसूस हो कि ये हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, वो तुरंत उसका इस्तेमाल करे। जैसे हम लोगों ने सुना है एस्पिरिन खा लीजिए, तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो आजकल आम आदमी को क्या रखना चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो कम से कम अस्पताल जाने तक का वक्त हो उसके पास? तो इसमें ना 2 सिचुएशंस को पता होना चाहिए, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट में तो डिस्प्रिन, कार्डियक अरेस्ट होता है जब पेशेंट एकदम से या कोई भी काम करता हुआ, जिम करता हुआ या कोई म्यूज़िक कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, वो कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। उस कंडीशन में आप, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, उसकी ब्रीदिंग आपको नहीं पता चल रही है, उसमें पल्स नहीं है, तो आप उसकी मुंह के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकते, वो एस्पिरेट कर जाएगा, लंग्स में अटक जाएगा वो। तो हार्ट अटैक के टाइम में जैसा आप पूछ रहे हैं, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन आ रहा है, उसको पसीना आ रहा है और वो पेन जो है गैस की दवाई लेने के बावजूद नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले जो घर का जो एक मेजर है सिंपल सा, डिस्प्रिन की गोली को घोल के पी लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो एक सिंपल सी आधी 5 mg की टैबलेट आती है जिसको आइसोसॉर्बाइड बोलते हैं, वो जीभ के नीचे रखने से थोड़ा पेन खत्म हो जाता है और आर्टरीज का फ्लो बढ़ जाता है, तो तब तक आपको टाइम मिल जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी ECG कराइए। अगर आपने ECG नहीं कराया और अगर आपने हार्ट अटैक का डायग्नोसिस डिले कर दिया तो आपकी जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो जाती है, फिर आप कितना मर्जी इलाज कर लीजिए, वो पूरी ज़िंदगी उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं। तो एक टर्म होती है जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो अगर कहते हैं कि अगर पेशेंट 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपना ECG करा के डायग्नोसिस बना लेता है कि हार्ट अटैक चल रहा है और हम उसकी नस खोल देते हैं, तो ऐसा मरीज़ नॉर्मल लाइफ जी सकता है विद नॉर्मल हार्ट फंक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में अगर हम बात करें कि हम हार्ट अटैक होने ही क्यों दें, तो हार्ट अटैक ना होए या हमें पता हो कि हमारा हार्ट अटैक रिस्क स्कोर क्या है, कि क्या मेरे को हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं और कितने हैं, तो उसके लिए एक स्कोरिंग होती है, उसमें हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जागरूकता। तो अगर आपको मालूम है कि आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपका वज़न ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी है आपको, साथ में स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, आप सो नहीं पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपके फादर को हार्ट अटैक था, मदर को हार्ट अटैक था, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर वो चीज़ पनपनी शुरू हो चुकी है। तो उसको कैसे पता चला जाएगा? उसके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बैठे बैठे नहीं बोल सकते कि मेरे को हार्ट डिजीज़ नहीं है। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, एविडेंस है आप यहाँ पर, कोई टेस्ट खराब है, जैसे TMT हो गया, एकोकार्डियोग्राम हो गया। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, हम लोग कैंप्स में ECG करा के देख के बैठ जाते हैं कि नहीं ECG नॉर्मल है तो हार्ट डिजीज़ नहीं है मेरे को। बट ECG और ईको जो होता है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड, वो तब खराब आता है जब किसी को हार्ट अटैक पड़ चुका हो या हार्ट अटैक चल रहा हो। छुपी बीमारी के लिए केवल एक टेस्ट है, वो है TMT टेस्ट, जो वॉकिंग वाला टेस्ट होता है। दूसरा एक CT स्कैन, आजकल एक नया टेस्ट है जिसको CT कैल्शियम स्कोरिंग बोलते हैं। तो अगर हम कैल्शियम स्कोर कर लें, 10 मिनट का टेस्ट है, कैल्शियम स्कोर अगर आपका अधिक है, कुछ हमारी रेंज होती है 400 से ज़्यादा है, तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत है, उस हिसाब से फिर इलाज कर लिया जाता है। तो अवेयरनेस
इमीडिएट ट्रीटमेंट, इमीडिएट डायग्नोसिस। गैस को लेके बैठे मत रहिए घर में। गैस का दर्द सिंपल सी दवाइयों से आधे घंटे में 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, बट कोई ऐसा दर्द जो पूरी छाती में आ रहा है, कंधे में जा रहा है, पसीना आ रहा है, एयर हंगर हो रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा है और आपको ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वेट मत कीजिए, इमीडिएट हॉस्पिटल जाइए, ईसीजी कराइए और ईसीजी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कीजिए। पर एक अक्सर लोग सलाह दे देते हैं आपने एंजियोग्राफी कराया क्या? एंजियोग्राफी से पुख्ता तौर पर पता चलता है कि आपके हार्ट में कहाँ और क्या प्रॉब्लम है। तो एंजियोग्राफी वाली स्टेज कब आती है, जरा ये भी बताइए। एंजियोग्राफी की स्टेज तब आती है जब किसी को चलने में छाती में दर्द हो रहा है या उसको सांस फूल रहा है, पसीना आ रहा है चलने में, तो इसको बोलते हैं एंजाइना। इसको बोलते हैं प्री हार्ट अटैक इवेंट्स। हार्ट हमारा सिग्नल दे रहा है, ये वार्निंग सिग्नल्स है कि जब आप चल रहे हैं तो मेरे को खून नहीं मिल रहा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हार्ट को खुद ही नहीं खून मिल रहा है, इसका मतलब ब्लॉकेज है, तब एंजियोग्राफी की जाती है। या किसी को हार्ट अटैक चल रहा है, जो मैंने बताया कि 1 घंटे के अंदर ईसीजी हो जाए, वो हार्ट अटैक के टाइम में एंजियोग्राफी करते हैं। पहले डायग्नोसिस बनाते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है, फिर उस नस को, एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, बलूनिंग, उससे हम उस नस का फ्लो वापस ले आते हैं। तो एंजियोग्राफी तब करनी होती है जब किसी को सिम्टम्स है। दूसरा सिनेरियो जो आता है वो ये आता है जब आपका टीएमटी खराब आया है, जब आपका सीटी कैल्शियम स्कोर बहुत ज़्यादा आया है और आपको रिस्क फैक्टर्स है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बहुत साफ तरीके से बता दिया एंजियोग्राफी कब करानी चाहिए, टीएमटी क्यों करानी चाहिए और टीएमटी से क्या पता चल सकता है, और एक और इन्होंने बताया सीटी कैल्शियम स्कोर। सीटी कैल्शियम स्कोर। दर्शकों, आप जब सुनिए और जानिए और आपको थोड़ा भी डाउट है तो पास के अस्पताल में जाइए और वहां आप ये टेस्ट करा सकते हैं और आपको पता चल सकता है। मेरे अगले संजय दुबे हैं, मेहमान हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं दिल के बारे में। जी सर प्रणाम। प्रणाम। मैं संजय दुबे बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था सर, जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो क्या पैदल कितना चल सकता है, वॉक कितना कर सकता है? रिपीट करेंगे आप अपना क्वेश्चन? सवाल रिपीट मैंने कहा करिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ किसी को कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं, वॉक आप बोल करना रहे चाहिए हैं कि नहीं, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप बोल रहे हैं हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर उसने सारे टेस्ट से रूल आउट कर लिया कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है वो पेन जो है वो मस्कुलर पेन है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से पेन नहीं है। फिर तो उसको वॉक करना ही है, उसको वजन कम करना ही है, तो 40-45 मिनट 1 घंटा वॉक कर सकता है। बट पहले प्रूव कीजिए कि आपका हार्ट सही है, और कौन से टेस्ट से प्रूव किया है ये बेटर है कार्डियोलॉजिस्ट से पूछना। अपने आप ईसीजी इको, जैसे मैं बता रहा था, कुछ बीमारियां होती हैं जो ईसीजी इको से नहीं पता चल सकती हैं, तो उसके लिए टीएमटी, सीटी एंजियो, कैल्शियम स्कोर, ये सारे करने होते हैं। तो अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, बहुत दिनों से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, वजन ज़्यादा है आपका, तो पहले ये टेस्ट कराइए, प्रूव कर लीजिए कि आपको वॉक करना अलाउड है। इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, किस आदमी को कितना चलना चाहिए। तो आप अगर सब कुछ टेस्ट ठीक है, हम लोग बोलते हैं नहीं आप क्लियर हैं, देन यू कैन वॉक, आप जितना मर्जी चल सकते हैं। मैं एक सवाल आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि एक्चुअली जो ब्लड थिन करने के लिए दवा लेते हैं, कहा यह जाता है कि जो भी लोग ऐसा लेते हैं कुछ समय के बाद डायबिटिक हो जाते हैं। क्या ये सच है क्या, या सिर्फ भ्रांतियाँ हैं? ये सिर्फ भ्रांतियाँ सर, ऐसा कोई नहीं है। किसी भी खून पतला करने की दवाई से कभी भी शुगर नहीं होती है, बट हाँ कुछ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो दवाइयाँ होती हैं उससे कई लोगों में शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, बट वो केवल 100 में से 5 या 10 लोगों को देखा जाता है। एक तो स्टोरवास बहुत पॉपुलर है और एक दूसरी और दवा है जो ब्लड थिन करती हैं, और कई बार लोग कहते हैं इस तरह की बात, इसलिए मैं चाहा कि ब्लड किसी भी ब्लड थिनर से डायबिटीज़ नहीं होती है, बट हाँ कुछ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन है, जैसे एटोर्वास्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन है, तो उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा शुगर्स खाते हैं या वजन ज़्यादा, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उन लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस है, बट सब लोगों में नहीं है। चलिए, एक सवाल मैं और चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए जो हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, सुबह सुबह उनके लिए कुछ ऐसा पेय पदार्थ हो, जैसे देसी इलाज में लोग कहते हैं अर्जुन का छाल पीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। कई लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं, तो मैं यही आपसे समझना चाहूँगा क्या पीना और खाना चाहिए जिससे हम अपने दिल को खुश रख सकें और स्वस्थ रख सकें। तो अगर आप हार्ट के लिए हेल्दी फूड की बात करें तो अभी अर्जुन छाल को हम थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि हम लोग एलोपैथ डॉक्टर्स हैं,
तो अर्जुन छाल डेफिनेटली बोला गया है कि भाई खून थोड़ा पतला कर देती है, कोलेस्ट्रॉल कम कर देती है, पुराने हमारे जितने भी लोग आयुर्वेदा में यूज़ किया गया है। बट हम लोग विश्वास करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे कि इस दवाई का 3 रैंडमाइज ट्रायल हुए कि नहीं हुए हैं। आदमियों पे, मनुष्यों पे ट्रायल हुआ, फिर गिनी पिग्स पे, कि कहीं पे भी जहाँ पे भी ट्रायल हुआ, अगर वो एविडेंस है उस दवाई का तो हमारे पास मार्केट में वो यूज़ करने के लिए आती है। बट ऐसा उन दवाइयों पे कोई ट्रायल नहीं है, तो हम लोग तो मना ही करते हैं। तो जो एविडेंस बेस्ड हम वो यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर आप हार्ट हेल्दी फूड की बात करें तो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड कीजिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब मैदा, ब्रेड हो गया, जैसे आलू हो गए, या जितने भी रिफाइंड टाइप्स की चीज़ें हैं, तो उसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, ओट्स खा लीजिए, मूसली खा लीजिए, ये सब चीज़ें। तो रोटी खा रहे हैं तो उसके अंदर जो चोकर है वो मत निकालिए, उसके अंदर मिला लीजिए, ज्वार मिला लीजिए, बाजरा मिला लीजिए। पुराने ज़माने से ये चीज़ें खाती ही जा रही हैं। आजकल क्या हो गया, हर चीज़ रिफाइंड हो गई, हर चीज़ रिफाइंड हो गई जो जल्दी से बन जाती है। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। सॉल्ट बहुत कम खाइए, स्पेशली अगर आपको ब्लड प्रेशर है। कम से कम 2 से 3 फ्रूट की सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स की बहुत सर्विंग इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स को ओवर कुक मत कीजिए। हमारे यहाँ पे सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक करके उसको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसकी जितनी भी हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, फाइबर्स खत्म हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। मीठा मत खाइए और प्रोटीन ज़्यादा खाइए। अगर आपको वज़न कम करना है तो अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर दीजिए केवल 30%। नॉर्मल हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इंटेक है 70%, तो 30% कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर दीजिए। प्रोटीन की अमाउंट बढ़ा दीजिए। पर एक चीज और कही जाती है कि आप ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आप कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये बात? मैं चाहूंगा आप जैसे एक्सपर्ट हमारे जैसे लोगों का की जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करें। हाई प्रोटीन इंटेक से कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है। बट हाँ, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, जैसे रेड मीट, तो अगर आप हैवी अमाउंट्स में रेड मीट खाते हैं तो कहा जाता है कि कॉलोनिक कैंसर्स बढ़ सकते हैं। तो बैलेंस इंपॉर्टेंट। सारा जो खेल आज बात हो रही है वो लाइफस्टाइल में बैलेंस की बात हो रही है। वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी फैमिली वर्क बैलेंस, ये सारी चीज़ उसकी बात हो रही है। सोशल लाइफ बैलेंस, आप लोग काम में लगे हुए हैं बट सोशल सर्कल खत्म हो गया, तो आपका जो एक तरह से स्ट्रेस निकल जाता था दोस्तों से मिलके बैठ के बात करके, सब खत्म हो गया। आजकल सब क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे बातें चल रही हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, उससे स्ट्रेस लेवल्स नहीं खत्म होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रोटीन एक रेड मीट ही खाए जा रहे हैं आप, तो पक्का कॉलोनी कैंसर हो जाएगा। हर तरह का प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियन प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन अगर आप खा सकते हैं, अगर वेजिटेरियन प्रोटीन खा सकते हो तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। बट ऐसा कहीं नहीं है कि हैवी प्रोटीन इंटेक लेंगे तो कैंसर हो जाएगा। चलिए, और एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, जो वेजिटेरियंस हैं उनको क्या प्रोटीन के लिए खाना चाहिए जिससे उनका हार्ट हेल्दी रह सके? क्योंकि एक बात और बड़ी तेजी से चल रही है कि आजकल लोग वीगन डाइट खाने लगे और कहते हैं मिल्क नहीं लेना चाहिए। अब मिल्क में भी, और कुछ लोग कहते हैं मिल्क कंप्लीट फूड है, आपको हर तरह का प्रोटीन्स और कैल्शियम्स और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो करना क्या चाहिए? बाजार में इतने इंफॉर्मेशन से, इंटरनेट पे इधर उधर एक्सपर्ट्स के विचार, कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट खाली दूध से या मिल्क से पूरा करना चाहेंगे तो उसमें फिर फैट का अमाउंट भी उतना बढ़ जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो बैलेंस की बात आती है फिर से। अगर आपको वेजिटेरियन प्रोटीन्स खाने हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेग्यूम्स, दालें, जो बीन्स होते हैं, बहुत अच्छी हाई प्रोटीन डाइट है। रेड बीन्स ले लीजिए, चने ले लीजिए, सोया खा लीजिए, टोफू खा लीजिए। इन सब में बीन्स जो होते हैं बहुत अच्छी हाई प्रोटीन डाइट है। दालें हो गई आपकी। फिर जो कॉम्प्लेक्स काम मैं बता रहा था आपको, रोटी में डाल दीजिए चने का आटा, सत्तू खाइए, बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स हैं सारी है। दूसरा, खाली मिल्क से अगर आपको प्रोटीन पूरा करना है, अब जैसे किसी को प्रोटीन चाहिए तो 1 ग्राम पर केजी चाहिए होता है। अगर आपको 50 किलो के तो आपको 50 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, तो 50 ग्राम्स आपको दूध से तो पूरा कर नहीं सकते। आप कितना दूध पी जाएंगे? आप 2 गिलास दूध पी लीजिए। 2 गिलास दूध में आपका कितना प्रोटीन चला जाए? 8 ग्राम, 10 ग्राम। तो हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन थोड़ा सा कम होता है, तो फिर आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, नेचुरल प्रोटीन्स ले सकते हैं साथ में आप। बट डाइट से इम्पॉर्टेंट है कि आप लेग्यूम्स से, दालों से, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, हरी सब्जियों से, कई सब्जियां होती हैं उसमें बहुत प्रोटीन होता है। पनीर आप खा सकते हैं, लो फैट पनीर आता है, टोफू आता है, ये सारे हाई प्रोटीन सोर्स आइटम्स हैं सारे। चलिए, तो कैसे अपने जीवन को संतुलित करें, और संतुलित करने के लिए आपको क्या क्या कुछ चाहिए? लोगों से मिलना क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया लोगों से मिलने की भरपाई नहीं कर सकता, और जो खाना खाना है वो कितना संतुलित खाना है, और किस तरीके से रिफाइंड प्रोसेस फूड से दूर रहना है, वॉक करना है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है 150 मिनट का वीक में। इन तमाम चीज़ों को अगर आप करते हैं तो
तो यकीन मानिए आपका दिल भी स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और फिर आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इसलिए डॉक्टर गैरा ने जो भी बातें कही हैं उसको आप, और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन तमाम बातों को अपने जीवन में उतारिए। यकीन मानिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर गैरा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और तमाम बातों की जानकारी दी। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।